केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस्लामाबाद पीस टॉक फेल हो चुकी है। इस्लामाबाद में ताने गए शहबाज मुनीर के शांति शिगुफे वाला बोर्ड उतर चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच हो रही जिस शांति वार्ता पर दुनिया की निगाहें टिकी थी, वो वार्ता असफल साबित हुई है। और इस वार्ता के फेल होने के बाद एक बार फिर हॉर्मुज संकट को लेकर दुनिया की टेंशन ईरान की IRGC ने बढ़ा दी है। ईरान की शक्तिशाली सैन्य संस्था इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके मायने सीधे हैं। वो ये कि 28 फरवरी से जो स्थिति बनी हुई है, जब इस रास्ते को लगभग बंद कर दिया गया था, वो आगे भी जारी रह सकती है। क्या तेल के ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अहम इलाका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का तेल निकाल देगा? बात सिर्फ ऑयल क्राइसिस की नहीं है, बल्कि इस क्राइसिस की वजह से दुनिया पर आने वाले आर्थिक संकट की है। एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि तेल संकट पूरी दुनिया को भयंकर महंगाई और आर्थिक मंदी के दौर में धकेल सकता है। आज की एक्स्ट्रा क्लास में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से पूरे मंडराते इसी आर्थिक संकट की बात करूंगा। क्या ईरान युद्ध 1929 के द ग्रेट डिप्रेशन के रिकॉर्ड तोड़ देगा, जो हाल अभी दुनिया का है? और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने और मिडिल ईस्ट के तनाव के और लंबा खिंचने की आशंकाओं के बीच दुनिया की मीडिया में ये सवाल बड़े होते जा रहे हैं। अमेरिका ईरान के बीच शांति डील न हो पाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीले पानी में आग लगा सकता है और एक बड़ा ऊर्जा संकट दुनिया के सामने खड़ा हो सकता है, जो अभी भी है। पर अगर ये लंबा खिंचा तो तबाही चौतरफा होगी। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आर्थिक तबाही 1929 के द ग्रेट डिप्रेशन के दौर से भी कई गुना बड़ी हो सकती है। इससे तेल और गैस की कीमतों में तेज उछाल होगा, वैश्विक महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, दुनिया भर के शेयर बाजार गिर सकते हैं, दुनिया में एनर्जी क्राइसिस गहरा सकता है, वैश्विक कारोबार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकती है, जिससे युद्ध के खतरे और ज्यादा बढ़ेंगे। हालांकि ट्रंप दावा करते रहे हैं कि वो हर हाल में हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवा कर रहेंगे। इस्लामाबाद पीस टॉक से पहले भी ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की तरफ से लगाई गई सी माइंस को साफ कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप की बात और दावों पर भरोसा कौन करे और कैसे करे। ईरान किसी भी कीमत पर अपने हाथ से दुनिया को सांसत में डाल देने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट वाले हथियार को फिसलने नहीं देगा, ये तय है। इस जंग ने सिर्फ ईरान, इजराइल या अमेरिका को प्रभावित नहीं किया, बल्कि ईरान युद्ध के साइड इफेक्ट्स एशिया पर भी पड़ने शुरू हो चुके हैं। बाय एंड लार्ज कहें तो यह युद्ध एनर्जी क्राइसिस के अलावा लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग पर भी सीधा असर डाल रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि अगर यह युद्ध और लंबा खिंचा तो स्थितियां चुनौती भरी हो सकती। जीरो कार्बन एनालिटिक्स की ताजा रिपोर्ट कह रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने का सीधा और सबसे गहरा असर एशिया पर पड़ेगा। यह एशिया और यूरोप में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर सकता है। खास तौर से चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया इससे बुरी तरह प्रभावित है। 8 अप्रैल को जब 2 हफ्तों की सीजफायर की घोषणा हुई थी, तब यह भी तय हुआ था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर दिन करीब 15 जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने दिया जाएगा। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इसके कुछ ही मिनटों बाद ईरान ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। अब सवाल यह है कि इस्लामाबाद शांति वार्ता के विफल होने के बाद क्या हॉर्मुज की स्थितियां 28 फरवरी से पहले वाली हो पाएंगी, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा है।
हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल वसूलने का आइडिया वास्तव में ईरान का है। ईरान समझ चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया पर प्रेशर बनाने का हथियार भी है और उसके आर्थिक नुकसान की भरपाई का अहम जरिया भी। यही वजह है कि शांति वार्ता के फेल होने के बाद भी ईरान को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ट्रंप रणनीतिक तौर पर तो छोड़िए, कॉमन सेंस में भी फेल हो गए, जैसा तंज रूस ने ट्रंप पर किया था? तो आगे क्या? और ज्यादा मिलिट्री एक्शन? शायद कोई बीच का रास्ता निकले, क्योंकि ट्रंप लंबी लड़ाई नहीं झेल सकते, उन्हें संसद का सपोर्ट नहीं मिलेगा। यानी रूस भी अमेरिका का मजाक बना रहा है और बता रहा है कि भाई अगर ये दोबारा युद्ध शुरू करेंगे तो और ज्यादा फंस जाएंगे। युद्ध में ईरान की सबसे बड़ी जीत तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, क्योंकि जो हॉर्मुज स्ट्रेट युद्ध से पहले खुला हुआ था, समंदर में एक फ्री रास्ता था, उस पर अब ईरान का कंट्रोल हो गया। 2 हफ्ते के सीजफायर प्लान के मुताबिक ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि इसके लिए ईरान की मिलिट्री से कोऑर्डिनेट करना होगा। जहाज निकलने के बदले ईरान पैसा लेगा, कुछ पैसा ओमान को भी जाएगा। ईरान कह रहा है कि वो ये पैसा ईरान के पुनर्निर्माण में लगाएगा। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज एक नेचुरल कॉरिडोर है जिसे ईरान बहुत समझदारी से मैनेज करता है। ईरान अब हर शिप से $2 मिलियन चार्ज करेगा। हर साल करीब 32,000 शिप निकलते हैं। इस तरह ईरान को $64 बिलियन यानी करीब 6 लाख करोड़ की सालाना कमाई होगी। यह रकम ट्रंप को युद्ध में हुए कुल नुकसान का करीब 1.5 गुना है। यानी ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल भी कर लिया, हॉर्मुज के जरिए अपना नुकसान भी पूरा कर लेगा। तो ईरान नहीं जीता तो कौन जीता बॉस? जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्री में जहाज निकल जा रहे थे, वहां से अब ईरान जो है वो चुंगी वसूल रहा है, करा पैसा दो तब जाने देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान का काम आसान कर दिया और बढ़िया कर दिया, उसकी कमाई का रास्ता खोल दिया। क्या ही देश, क्या ही नेता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूप में ईरान के हाथ अलादीन का चिराग लग गया भाई, जिससे वो बेहिसाब कमाई कर लेगा। एक तरफ अमेरिका है जो 40 दिन के युद्ध में अपना नुकसान करवा बैठा है, उसे कोई फायदा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ ईरान है जो बर्बाद होने के बाद भी जमकर कमाई करेगा। आप देखिए अमेरिका का जो खर्च हुआ है, 40 दिन ये युद्ध चला और 40 दिन में जो खर्च हुआ अमेरिका का, यूएस का खर्च हुआ है 3,70,000 करोड़ रुपए बॉस। 3,70,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 4 लाख करोड़ अमेरिका ने डुबा दिए। और ईरान का फायदा, ये हॉर्मुज से ईरान का फायदा होगा 6 लाख करोड़ सीआर सालाना बॉस। अब आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ही ईरान के लिए कर दिया। अपने 4 लाख करोड़ रुपए डुबाकर ईरान के लिए हर साल 6 लाख करोड़ रुपए कमाने का रास्ता खोल दिया। इसीलिए ना रूस कह रहा है कि कॉमन सेंस भी नहीं है व्हाइट हाउस के पास। आप यह भी देखिए कि हॉर्मुज से टोल वसूलने के लिए ईरान क्या तैयारी कर रहा है। सीजफायर की शर्तों पर हॉर्मुज पर ईरान की कंट्रोल भी शामिल है और यहां से गुजरने वाले हर शिप से ईरान टोल लेगा। और टोल लेने के लिए ईरान ने क्या कंडीशन रखी है? हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकर से ईरान $1 प्रति बैरल के हिसाब से टोल वसूलेगा। ईरान शिपिंग कंपनियों से टोल की रकम का भुगतान क्रिप्टो करेंसी मिलेगा। खाली टैंकर बिना कोई टोल दिए हॉर्मुज से गुजर सकते हैं। ईरान ने क्रिप्टो करेंसी में टोल का भुगतान इसलिए तय किया है जिससे उसे ट्रैक न किया जा सके और जब्त करने का खतरा भी नहीं होगा। यानी एक तरह से अमेरिका की जंग दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा संकट बन चुकी है। अगर इस्लामाबाद वार्ता के फेल होने के बाद ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले गैस ऑयल टैंकर्स पर टोल वाला सिस्टम परमानेंट किया तो दुनिया भर में महंगाई का बढ़ना तय है। इस्लामाबाद वार्ता में ईरान ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया है। फिलहाल तो अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के इस बयान को सोशल मीडिया पर चलाकर लोग ठहाके वाले इमोजी चिपका रहे हैं। अमेरिका का थोथा चना घना बजता रहा और ईरान ने रणनीतिक तैयारी से चेकमेट कर दिया। फिलहाल तो ऐसा ही दिख रहा है। सच्चाई ये है कि ट्रंप कहीं के नहीं रहे। इस्लामाबाद की फेल्ड वार्ता भी ट्रंप के हिस्से में ही गिर रही है, ईरान की नहीं।
ईरान इस वार्ता में भी एक तरह से विजयी बनकर ही निकला है और ट्रंप वहीं के वहीं खड़े हैं। हाँ, ये बात और है कि उनकी तरफ से वार्ता के फेल होने पर तैयार विकल्पों का एक पुराना लेख सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें ट्रंप ने वार्ता के फेल होने पर धमकी दी थी, डोनाल्ड का ट्रंप कार्ड, जिसमें लिखा था वार्ता फेल होने के बाद ईरान पर हमले बढ़ेंगे, ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठा सकते हैं, ट्रंप ईरान पर समुद्री नाकेबंदी लगा सकते हैं, नाकेबंदी से ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा, चीन और एशिया के कई देशों पर असर पड़ेगा, ट्रंप ईरान के खिलाफ वेनेजुएला वाले प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वेनेजुएला के खिलाफ ऐसी ही रणनीति वो अपना चुके हैं, वेनेजुएला की इकोनॉमी को बर्बाद उन्होंने कर दिया था, अब ईरान के खिलाफ भी ऐसा ही कुछ प्लान हो रहा है। इजराइल भी लगातार लेबनान पर अटैक करेगा और ट्रंप इजराइल को भी हमले के लिए उकसा सकते हैं। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि मुमकिन है कि ट्रंप ईरान के तेल निर्यात के अहम केंद्र खार द्वीप पर सेना उतार दें। ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 80 से 90% इसी द्वीप से होता है। यहाँ बड़े बड़े ऑयल टर्मिनल और स्टोरेज टैंक बने हैं। दुनिया भर के तेल टैंकर यहाँ से कच्चा तेल लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ भी ईरान का बंदोबस्त तगड़ा है। ईरान में अमेरिकी सैनिकों को उतारना ट्रंप के लिए बहुत बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ईरान की सेना के जनरल पहले से कह रहे हैं, सालों से हम अमेरिकियों के तय जगहों पर आने का इंतजार कर रहे हैं। 2 दशकों से हम ठीक इसी पल के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब हमारे पास अमेरिकी सैनिकों के लिए बस एक ही संदेश है, और करीब आओ, कम क्लोजर। यानी ईरान भी खुलकर कह रहा है कि तुम पे हमारी नजर है, तुमको मारने के लिए हमारी 20 साल की तैयारी है, आओ ना आओ। खार्ग आइलैंड पर अगर ट्रंप अपने सैनिकों को उतारते हैं तो ईरान ने भी खार्ग को अमेरिकी सैनिकों की कब्र बनाने का पूरा जाल बिछाया हुआ है। ईरान ने खार्ग के पास स्मार्ट माइंस और एंटीशिप माइंस बिछा दिए। खार्ग आइलैंड पर आत्मघाती ड्रोन भी तैनात हैं। ये ड्रोन झुंड में हमला करने के लिए प्रोग्राम किए गए और यूएस नेवी के रडार को कंफ्यूज कर सकते हैं। खार्ग में बंकर्स के नीचे S-300 और S-400 तैनात हैं। नूर, कादर जैसी एंटीशिप क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। IRGC के स्नाइपर्स को ऊंची चोटियों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा ईरान ने स्कॉर्चेड अर्थ रणनीति भी तैयार की है। द्वीप हाथ से निकलता देखकर यह रणनीति काम आएगी। इस रणनीति में हार होने पर हर उस चीज को नष्ट कर दिया जाता है जो दुश्मन के काम आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो तेल के कुओं और टर्मिनल को ईरान खुद उड़ा देगा और पूरा खार्ग आइलैंड आग के गोले में तब्दील हो जाएगा। यानी ईरान का हिसाब क्लियर है। एक तो वो अमेरिका को घुसने नहीं देगा, अमेरिका घुसा तो मारते मारते मरेगा, और अगर मरने की नौबत आ ही गई तो पूरा खार्ग आइलैंड तबाह कर देगा। एकदम फिल्मी कहानी है, बहुत फिल्म में नहीं होता है कि एकदम पूरा बम वम लगा हुआ है कि लास्ट में मरेंगे, एक बटन दबाए खत्म, सब फट गए। तो ईरान को हल्के में ना ले अमेरिका, और अब तक तो लेने की आदत पड़ जानी चाहिए। अब बस बात इतनी भर है कि वार्ता फेल होने के बाद क्या ट्रंप 2 हफ्ते के सीज़फायर को फौरन ब्रेक कर देंगे या कुछ और मोहलत ईरान को देंगे। जो भी हो, पर एक बात तय दिख रही है कि फिलहाल ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अपने इरादों से पीछे हटने वाला नहीं दिख रहा। अभी हाल ये है कि दुनिया के कई देशों में एनर्जी इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। तेल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। दुनिया तेल के रुके हुए कारोबार ने अरब देशों की इकोनॉमी को बिगड़ने के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। दुनिया समझ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था की तबाही के संकेत दे रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कूटनीतिक योजनाओं से लेकर सैन्य क्षमताओं तक पर विचार करने की बात कह रहे हैं, जो संकेत गंभीर है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सैन्य क्षमताओं पर भी विचार करने की बात कहना एक गंभीर संकेत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉर्मुज क्राइसिस युद्ध के दायरे को और बढ़ा देगा। ईरान का प्लान भी कम खतरनाक नहीं।
ऐसी स्थिति में ईरान दुनिया के 10% एनर्जी के एक और रास्ते को बंद कर सकता है। जरा इसे समझिए। ईरान हॉर्मुज के 20% और बाब अल मंदेब से होने वाले करीब 10% दुनिया के एनर्जी कारोबार को बंद कर सकता है। यानी ईरान ने अगर हॉर्मुज और बाब अल मंदेब को कंट्रोल में लिया तो दुनिया के 30% एनर्जी व्यापार पर तेहरान का कब्जा हो सकता है। अगर ऐसा कर पाने में ईरान सफल हुआ तो ये स्थिति दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकती है। इसलिए दुनिया भर के देश हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते पर आवागमन को सुचारू करने को लेकर एक्टिव हो चुके हैं। पर क्या ईरान तैयार होगा? हमास, हूती और हिजबुल्लाह के बल पर भी इजराइल का कुछ न बिगाड़ पाने वाला ईरान अपने हॉर्मुज स्ट्रेट वाले हथियार को नीचे करेगा, या फिर ऐसा करने के लिए वो कुछ और शर्तें दुनिया के सामने रखेगा ताकि बाकी देश अमेरिका पर दबाव बनाएं? कहना वाकई मुश्किल है। ईरान देख और समझ चुका है कि किसी एटम बम या न्यूक्लियर बम के मुकाबले ज्यादा मारक असरदार हथियार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यही वजह है कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर उसने अपनी रणनीति ज्यादा टाइट कर दी है। ईरान की मंशा यह है कि अभी नहीं बल्कि आगे भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल बनाए रखे। तभी तो पिछले दिनों उसकी संसदीय समिति ने उस प्रस्ताव को मान लिया जिसमें हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से तगड़ा टोल वसूलने की सिफारिश की गई थी। ईरान ने इस प्रस्ताव में यह भी साफ कर दिया है कि सिर्फ अमेरिका या इजरायली नहीं बल्कि उन देशों के जहाजों का भी हॉर्मुज से आना जाना बंद हो जिन्होंने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। पर एक बात और समझिए, वो ये कि ईरान की हॉर्मुज को लंबे समय तक ब्लॉक करने की योजना वास्तव में मरीन ट्रांसपोर्ट में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के बुनियादी सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है, और लंबे समय तक हॉर्मुज को बंद रखकर वो दुनिया की नाराजगी मोल नहीं ले सकता। तब ईरान के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक इंटरनेशनल वाटरवे यानी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता है। इस लिहाज से यूनाइटेड नेशंस के समुद्री कानून, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी, इस पर लागू होता है। मतलब सीधा सा ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के रूट पर फ्री नेविगेशन का सिद्धांत लागू है। यानी हॉर्मुज जैसे इंटरनेशनल स्ट्रेट में सभी देशों के जहाजों को ट्रांजिट पैसेज का अधिकार होता है। अब अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल वसूलने पर अड़ता है तो ये इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन होगा। ऐसा करना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सिद्धांत पर चोट होगी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में हर देश को आवागमन की स्वतंत्रता मिली हुई है। लिहाजा अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में टोल वसूलना शुरू किया तो वो देश भी खिलाफ हो सकते हैं जो अभी ईरान के साथ हैं। यहां तक कि संभव है कि रूस और चीन भी ईरान का साथ न दें। तो क्या यही वजह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर सैन्य क्षमताओं तक पर विचार करने को कह रहे हैं? ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से यह रास्ता लगभग बंद ही रहा है। इस वजह से वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। अमेरिका ईरान के बीच इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के बाद तेल गैस संकट के और ज्यादा गहराने का खतरा बढ़ गया है। एक्सपर्ट इसे तेल संकट के इतिहास में दर्ज 3 ऑयल क्राइसिस से भी बड़े होने की भविष्यवाणियां कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ऑयल क्राइसिस अभी हुआ है। इतिहास में युद्धों के कई ऐसे चैप्टर रहे हैं जिनमें ऑयल क्राइसिस का जिक्र है। दुनिया में पहला ऑयल संकट 1973 में देखा इजराइल में हुए योम किप्पुर वॉर के बाद, जब इजराइल के खिलाफ सीरिया और इजिप्ट ने जंग छेड़ दी थी। इस युद्ध में यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ पश्चिमी देशों ने इजराइल का समर्थन किया। इस युद्ध में अरब देश बुरी तरह से हारे। इस हार से बौखलाए ओपेक देशों ने उन देशों को तेल देना बंद कर दिया जिन्होंने इजराइल का समर्थन किया था। नतीजा यह हुआ कि तेल की कीमतों में 4 गुना तक बढ़ोतरी हो गई थी, जिससे भारत का तेल आयात महंगा हो गया था और इसका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ा था। इसके बाद 90 के दशक का खाड़ी युद्ध, वो तो आपको याद ही होगा, तब भी तेल संकट गहरा गया था, जिसका बुरा असर दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ा था। इतिहास की तारीखों को पलटें तो तेल संकट ने पहले भी 3 बार दुनिया में खलबली मचाई है। पहले तेल संकट 1973 में हुआ था, इजराइल पर थोपे गए युद्ध के बाद, जिसे योम किप्पुर युद्ध कहते हैं।
दूसरा तेल संकट 1979 में दुनिया ने झेला ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद, और तीसरा ऑयल क्राइसिस हुआ था 1990-91 के बीच खाड़ी युद्ध के दौरान। तेल संकट के तीनों ही दौर में ग्लोबल इकोनॉमी धराशायी हुई थी, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई थी। तो जरा इतिहास में दर्ज पहले तेल संकट के बारे में समझिए। वो दौर अक्टूबर 1973 का था, जब मिस्र और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर हमला किया था। यह हमला तब किया गया था जब इजरायली अपना पवित्र योम किप्पुर पर्व मना रहे थे। इसी वजह से इस युद्ध को योम किप्पुर युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में अमेरिका ने इजराइल की मदद की थी। हालांकि युद्ध इजराइल ने ही लड़ा और अरब देशों की बुरी तरह हार हुई। इससे चिढ़े अरब तेल उत्पादक देशों ने योम किप्पुर युद्ध में इजराइल का समर्थन करने वाले देशों को तेल निर्यात बंद कर दिया था। इससे वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें 300% से ज्यादा बढ़ गईं और ईंधन की भारी कमी हो गई थी। 70 का दशक भी अस्थिरता से भरा था। ईरान में राज सत्ता के खिलाफ इस्लामिक गोलबंदी विद्रोह का रूप ले रही थी। अयतुल्लाह खुमैनी के इस्लामिक लाइन और शियाओं के इस्लामिक राष्ट्रवाद ने क्रांति की चिंगारी फैलाई। नतीजा ये हुआ कि ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी, जिन्हें इस्लामिक क्रांतिकारी अमेरिका का पिट्ठू कहते थे, सत्ता से बेदखल हुए। उन्हें अमेरिका भागना पड़ा और ईरान में कट्टरपंथी इस्लामिक राज की स्थापना हुई। इस दौरान दूसरा तेल संकट दुनिया को झेलना पड़ा, क्योंकि ईरानी तेल उत्पादन में गिरावट आई थी। 1979 से 80 के बीच ये दूसरा बड़ा संकट था। इससे कच्चे तेल की कीमतें दोगुनी से ज्यादा हो गईं, जिससे वैश्विक आर्थिक मंदी और 1980 के दशक की शुरुआत में भारत समेत दूसरे देशों में महंगाई बढ़ी। इसके बाद आया तीसरा तेल संकट। 90 के दशक की शुरुआत में वो दौर खाड़ी युद्ध का था। इराक ने कुवैत पर हमला किया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति में बाधा पहुंची। नतीजा हुआ कि कीमतों में तेजी आई और पूरी दुनिया आर्थिक संकट में फंस गई। हालांकि खाड़ी युद्ध के दौरान आया तेल संकट 1970 के दशक की तुलना में कम समय तक ही रहा। तो क्या ईरान युद्ध और होर्मुज के ब्लॉक होने पर यही नियम लागू होता है? यानी लंबे समय तक होर्मुज स्ट्रेट का बंद होना संकट को गहरा सकता है? अमेरिकी मीडिया में चर्चा तेज है। जोखिम सिर्फ एक देश के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। ईरान जानता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूप में उसके हाथ में एक ऐसा चिराग है जो न सिर्फ उसे युद्ध से छुटकारा दिला सकता है, बल्कि अरबों डॉलर्स की कमाई हर साल करा सकता है। यही वजह है कि इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के पहले तक ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने को लेकर भरोसा दुनिया को दे रहे हैं। पर फिनिश कुछ भी नहीं हुआ। न युद्ध का तनाव, न दुनिया पर छाया एनर्जी संकट और न ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मौजूदा स्ट्रेस। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद वार्ता के फेल होने के बाद ईरान ने फिर हॉर्मुज को कई देशों के लिए बंद कर दिया है। हॉर्मुज से 2 सुपर टैंकरों को भी लौटा दिया गया है। तो क्या ट्रंप वाकई कुछ और बड़ा और गंभीर करने वाले हैं, या फिर वो अपने पुराने बयानों से ही काम चलाएंगे? दुनिया की निगाहें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हैं, ईरान के रुख पर हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने या ईरान के टोल वसूलने, दोनों ही स्थितियों में असर तेल, गैस और खाद के दामों पर पड़ना तय है, जिसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर होगा। अगर अर्थव्यवस्था बुरी हुई तो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी और युद्ध के बादल और गहरे और
व्यापक हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। ईरान युद्ध के बीच भारत ने एक ऐसा काम कर दिया जिस पर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई और जिस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन यह ऐसा ऐतिहासिक काम है जिसके बारे में सुनकर बड़े बड़े देश हैरान हैं। चीन और अमेरिका तक के होश उड़ गए, क्योंकि जिस वक्त पूरी दुनिया परमाणु कर रही है, उसी वक्त में भारत ने परमाणु के मामले में कुछ ऐसा कर दिया जो दुनिया में अब तक सिर्फ एक देश कर पाया है, और वो देश है रूस। यानी भारत ने जो कर दिया वो अमेरिका और चीन भी नहीं कर पाए। परमाणु के मामले में भारत ने ऐसा क्या कर दिया, न्यूक्लियर फील्ड में ऐसा क्या कर दिया कि दुनिया दंग है। क्यों यह कहा जा रहा कि ये पीएम मोदी का ऐसा धमाका है जिससे 700 साल तक की फ्री बिजली मिल जाएगी? क्या दुनिया भर के न्यूक्लियर साइंटिस्ट क्यों भारत के सनसनीखेज उपलब्धि से हैरान हैं, आज आपको बताऊंगा, और बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि परमाणु का नाम आते ही कई लोगों को समझने में टेक्निकल दिक्कत लगने लगती है। लेकिन चूंकि ये पाठशाला है और यहां हम आपको हर चीज सरलता से समझाते हैं, तो आज आपको बताऊंगा कि भारत ने क्या अचीव कर लिया है कि हर भारतीय को गर्व होना चाहिए, हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व होना चाहिए। भारत की इतनी बड़ी कामयाबी भारत को कैसे सुपर पावर बनाने की तरफ और आगे ले जाएगी, पहले उसका ट्रेलर देखिए, फिर विस्तार से बताता हूं। दुनिया में इस वक्त परमाणु की बड़ी चर्चा है। कहीं परमाणु बम तो नहीं गिर जाएगा, कहीं परमाणु युद्ध तो नहीं हो जाएगा, न्यूक्लियर बम कहां है, क्या है, नहीं है, परमाणु संवर्धन तो नहीं कर रहा ईरान। इस तरह की बहुत सारी हेडलाइंस, चर्चाएं आपने सुनी होंगी। अमेरिका ने ईरान पर अटैक का एक बहाना यह भी बनाया था कि ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट करके एटम बम बनाने लगा। लेकिन जिस वक्त दुनिया परमाणु से बनने वाले बम की बातें कर रही, उसी वक्त भारत ने परमाणु से बनने वाली बिजली के मामले में क्या गजब काम कर दिया, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। भारत ने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR में क्रिटिकलिटी हासिल कर ली। अब आप कहेंगे ये क्या बला है बॉस? अरे बताऊंगा अभी सब कायदे से। तमिलनाडु के कलपक्कम रिएक्टर में यह कमाल हुआ है। यह रिएक्टर क्रिटिकलिटी स्टेज पर पहुंच गया है, जिसका मतलब क्या है वो आपको पहले समझना चाहिए। यह स्वदेशी 500 मेगावाट का रिएक्टर है, जो जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे अधिक ईंधन पैदा करने में सक्षम है। यानी भारत के पास ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया है जिसे जितने फ्यूल की जरूरत होगी उससे ज्यादा फ्यूल वो बना सकता है। समझ रहे हैं बात को? कि मतलब आप जितना उसमें ईंधन डालेंगे उससे ज्यादा एनर्जी वो पैदा करेगा। थर्ड स्टेज में पहुंचने के बाद इस फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर से भारत को करीब 500 से 700 साल तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। रूस के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने फास्ट ब्रीडर तकनीक में महारत हासिल कर ली है। तमिलनाडु के कलपक्कम न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में भारत ने जो सफलता हासिल की है, एटॉमिक साइंस की भाषा में इसे क्रिटिकलिटी कहते हैं। यह कितनी बड़ी कामयाबी है, इसे आप ऐसे समझिए कि एटॉमिक एनर्जी में क्रिटिकलिटी को हासिल करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन सालों तक नतीजा नहीं निकला तो थक कर हार कर बैठ गए। कई देशों ने प्रोजेक्ट बंद कर दिए, और वो कौन कौन से देश थे इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल देखिए कि भारत ने इसे हासिल करने की ऐसी जिद पकड़ ली थी कि भारत न थका न हारा, और 40 साल की अथक मेहनत के बाद क्रिटिकलिटी हासिल करके दम लिया। परमाणु विज्ञान की इस बहुत बड़ी सफलता को आसान शब्दों में समझिए कि क्रिटिकलिटी होती क्या और इससे क्या होगा। देखिए, एटॉमिक एनर्जी जो होती है, परमाणु ऊर्जा, उसमें क्रिटिकलिटी के 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल जिसे सब क्रिटिकल कहते हैं, इसमें चेन रिएक्शन खुद से नहीं चल पाता, इसे चलाना पड़ता है। यानी आपने उसमें जो है मान लीजिए यूरेनियम डाला और जो चेन रिएक्शन होता है, मतलब एक के बाद एक चीजें उसमें होती चली जाती हैं, वो बार बार आपको फ्यूल डालने की उसके लिए जरूरत पड़ती है। इसको स्टेज 1 कहते हैं, सब क्रिटिकल। यहां आप इसे समझ लीजिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर यूरेनियम से चलते हैं। यूरेनियम फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसे तोड़कर बिजली पैदा की जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम लगातार टूटते रहते हैं और इसी को चेन रिएक्शन कहते हैं, मतलब आया टूटा चलता रहता है, इसी से बिजली बनती है। तो ये सब क्रिटिकल लेवल तो हमने पहले ही अचीव कर लिया। दूसरा लेवल है क्रिटिकल लेवल, जो अब हमने अचीव किया है। इस लेवल में चेन रिएक्शन खुद से होता रहता है और स्थिर होता है, यानी इसमें बार बार फ्यूल डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस लेवल पर रिएक्टर खुद ही फ्यूल बनाने लगता है। इसी लेवल को हमने अब अचीव करके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसके लिए 40 साल भारत ने मेहनत की। और तीसरा लेवल वो होता है सुपर क्रिटिकल, यानी चेन रिएक्शन बहुत तेजी से चलने लगता है।
अगर काबू नहीं किया गया तो ये कंट्रोल से बाहर होकर बहुत भयानक भी हो सकता है। भारत ने एटॉमिक एनर्जी में दूसरा लेवल यानी क्रिटिकलिटी का लेवल हासिल कर लिया है। इससे होगा यह कि अब भारत के स्वदेशी PFBR यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में चेन रिएक्शन खुद से चलता रहेगा। इससे निकलने वाली एनर्जी भी स्थिर बनी रहेगी। यह वैसे है जैसे मान लीजिए आपने किसी ऐसे स्टॉक में पैसा लगा दिया या ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, या मान लीजिए आपने जो है FD कर दी कि आपका पैसा तो सुरक्षित है ही, उससे आपको और जो है वो मुनाफा भी होता रहेगा और एक निश्चित रकम मिलती रहेगी। वैसे ही आप इसमें एनर्जी के लिए आपने फ्यूल डाला, बाकी फ्यूल फिर बनता रहेगा और इसमें अपना काम चलता रहेगा। यह कैसे होगा अभी बताऊंगा। सबसे बड़ी बात कि चेन रिएक्शन के लिए रिएक्टर में बार बार यूरेनियम नहीं डालना पड़ेगा। एटॉमिक एनर्जी में क्रिटिकलिटी हासिल करने के बाद ही किसी परमाणु रिएक्टर से बिजली बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों के लिए यह बहुत बड़ी सफलता है और इसी के साथ भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा दिया है। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है इस मामले में? बिजली बनाने के लिए जिस तरह का रिएक्टर भारत बना रहा है उसमें यूरेनियम पर निर्भरता अब कम हो जाएगी, क्योंकि अभी भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बनाने के लिए दूसरे देशों से पहले यूरेनियम लाना पड़ता है। देखिए यूरेनियम क्या है, जो आप सुन रहे थे ना कि ईरान यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। यूरेनियम एक सिल्वर व्हाइट कलर का भारी धातु होता है, मेटल, जो कि रेडियो एक्टिव होता है। इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन करने के लिए होता है। इसी न्यूक्लियर रिएक्शन से बिजली बनाई जाती है। कई लोग हथियार बनाते हैं, लेकिन भारत बिजली बना रहा है। भारत के पास यूरेनियम सीमित मात्रा में, ग्लोबल आउटपुट का 2% से भी कम हिस्सा भारत के पास है। भारत अपने यूरेनियम की आवश्यकता का 70% आज की डेट में इंपोर्ट करता है। अब आप सोचिए, जब हम क्रिटिकलिटी का लेवल हासिल कर रहे हैं जहां कम यूरेनियम डालेंगे और वो अपने आप बनता चला जाएगा ईंधन वहां पर, तो भारत को कितना कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। यूरेनियम के लिए भारत अभी कजाकिस्तान, कनाडा, रूस और उज्बेकिस्तान जैसे देशों पर काफी हद तक निर्भर है, जहां से यूरेनियम हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। अब अगर ऐसे रिएक्टर भारत में बनने लगेंगे जिसमें यूरेनियम की जरूरत ही कम हो जाएगी और बिजली का कई गुना ज्यादा उत्पादन होने लगेगा, तो भारत के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है बॉस, आप सोचिए। इसलिए आप देखिए कि पीएम मोदी ने देश की कामयाबी के बारे में खुद बताया। उन्होंने कहा कि कलपक्कम में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। यह एडवांस रिएक्टर जो अपनी खपत से ज्यादा ईंधन पैदा करने में सक्षम है, हमारी वैज्ञानिक क्षमता की गहराई और हमारी इंजीनियरिंग दक्षता की मजबूती दिखाता है। यह कार्यक्रम के तीसरे चरण में हमारे विशाल थोरियम भंडारों का उपयोग करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह भारत के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। हमारे वैज्ञानिकों को और इंजीनियरों को बधाई। यानी भारत के वैज्ञानिकों ने और इंजीनियर्स ने वो हासिल किया है जो रूस के अलावा कोई दूसरा देश नहीं कर पाया, और इसलिए इन वैज्ञानिकों को, इन इंजीनियर्स को सैल्यूट करना चाहिए बॉस। इन्होंने भारत को एलीट क्लब में ला दिया है। यह उपलब्धि दुनिया में कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी भारत की तारीफ की है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को इस उपलब्धि पर बधाई। यह रिएक्टर दूसरे रिएक्टरों की तुलना में बहुत कम परमाणु ईंधन का उपयोग करेगा और एक क्लोज्ड फ्यूल साइकिल की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की जो टेक्नोलॉजी है उसकी निर्भरता सिर्फ यूरेनियम पर नहीं है। भारत के इस नए रिएक्टर में यूरेनियम के साथ साथ एक ऐसा मेटल इस्तेमाल होगा जो भारत में भर भर के मौजूद है। तो हमारी डबल लॉटरी है बॉस। एक तो हमको यूरेनियम बाहर से कम मंगाना पड़ेगा, दूसरा इसमें अब और चीज जो हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास ऑलरेडी भर भर के है, यानी हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यूरेनियम अभी हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, लेकिन जो मेटल अब इसमें इस्तेमाल होगा यूरेनियम के साथ, वो ऑलरेडी भारत में बहुत ज्यादा पाया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बनाने की इस नई तकनीक में भारत अब यूरेनियम के साथ थोरियम का इस्तेमाल करेगा, जो भारत में भर भर के है। थोरियम भी यूरेनियम की तरह एक भारी मेटल होता है, लेकिन यह न्यूक्लियर रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम की तुलना में बहुत कम रेडियो एक्टिव होता है। मतलब आप यह मान के चलिए कि यूरेनियम एक ऐसा, मान लीजिए, व्यक्ति है जो खूब वाचाल है, खूब वोकल है, खूब बोलता है, काम करता है, वगैरह वगैरह। थोरियम जो है वो भी बहुत कमाल की चीज है, कमाल का व्यक्ति है, लेकिन बोलता कम है, एक्टिव थोड़ा कम है, उसको धक्का मारना पड़ता है। और वो धक्का मारता कौन है? यूरेनियम। तो यूरेनियम की तरह थोरियम खुद से न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू नहीं कर पाता है, इसे नॉन फिसाइल होना कहते हैं। लेकिन अगर यूरेनियम का साथ मिल जाए
थोरियम को रिएक्ट करा दिया जाए तो थोरियम भी यूरेनियम की तरह काम करता है। यानी थोरियम और यूरेनियम की अगर दोस्ती करा दें तो यूरेनियम थोरियम का हाथ पकड़ के कहता है कि चल ना भाई, दोनों मिलकर काम करते हैं। भारत की इस खोज में इसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। भारत में थोरियम भर भर के, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी तटों की रेत में थोरियम बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। भारत के पास दुनिया के कुल थोरियम के रिजर्व का 25% हिस्सा उपलब्ध है। थोरियम से बिजली बनाने के इस प्रोजेक्ट पर सालों से काम हो रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने PFBR यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाकर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के उस सपने को पूरा कर दिया जो उन्होंने करीब 70 साल पहले 1950 के दशक में देखा था। भारत के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1954 में सबसे पहले PFBR की थ्योरी दी थी। नवंबर 1954 में भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक समिट बुलाई गई जिसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। इस समिट में डॉक्टर भाभा ने प्रधानमंत्री नेहरू के सामने पहली बार 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की थ्योरी पेश की थी। डॉक्टर भाभा ने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की थ्योरी इसलिए दी थी क्योंकि भारत के पास यूरेनियम बहुत कम था और थोरियम बहुत ज्यादा था। उस समय सोचिए बॉस, डॉक्टर भाभा ने थोरियम से चलने वाले रिएक्टर बनाने का सपना देख लिया था। उस समय उन्होंने आत्मनिर्भर बनने की तरफ कदम बढ़ा दिया था। लेकिन समस्या यह थी कि थोरियम 232 को सीधे ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। थोरियम को पहले यूरेनियम 233 में बदलना पड़ता है, इसके बाद इसे ईंधन के रूप में यूरेनियम की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। 1958 में भारत सरकार ने डॉक्टर भाभा के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू किया और तब से भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तमाम रिसर्च प्रयोग सब करने में लगे हुए थे और अब जाकर भारत ने वो कामयाबी हासिल कर ली। अब भारतीय वैज्ञानिकों ने डॉक्टर भाभा के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का दूसरा स्टेज पूरा कर लिया। अब तीसरे स्टेज की तरफ कदम बढ़ाने की बारी। लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि भारत के नए रिएक्टर और यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर में अंतर क्या है, इससे फायदा क्या होने वाला है। देखिए अभी क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, जरा इसको समझिए, सरल भाषा में आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि अभी क्या होता है, अगर ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें आपने इधर से डाला क्या, इधर से आपने डाला यूरेनियम, ठीक है। अब यूरेनियम आपने डाला, ये अंदर ईंधन के तौर पर इसमें ईंधन की तरह है और इसमें चेन रिएक्शन हुआ। चेन रिएक्शन होने के बाद क्या निकला, आपका ईंधन निकला, माफ कीजिएगा, ईंधन आपने डाला और यहां से जो आपका निकला वो आपका एनर्जी निकला जो आपने पैदा की, ये निकल गया। तो ये आपका अभी जो भारत कर रहा था वो ये कर रहा था कि यूरेनियम डालता था, यहां पे चेन रिएक्शन होता था और भारत एनर्जी पैदा कर रहा था। लेकिन समस्या ये थी कि यूरेनियम हमारे पास बहुत कम था और इसमें एक समस्या और थी, इसमें एनर्जी के साथ साथ एक चीज और जो निकलती है वो निकलता था न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट जो बहुत खतरनाक होता है बॉस। अगर न्यूक्लियर वेस्ट मान लीजिए कि कहीं किसी एरिया में फैल गया थोड़ा सा भी, तो आप समझिए कि उस इलाके में जितने लोग रहते हैं वो सब मर सकते हैं। भयंकर उनका हाथ में जलन होगी, फोड़ा फुंसी हो जाएगा, उल्टी होने लगेगी, मतलब मर जाएंगे लोग, लाखों करोड़ों लोग एक बार में मर सकते हैं। इतना खतरनाक न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है इस रिएक्शन से। तो उस न्यूक्लियर वेस्ट को आपको बहुत कायदे से उसको जो है ना दबाइए, छुपाइए, जो कहिए उसको, मतलब एक तरीके से रिसाइकल के, मतलब आपको उसको खत्म करना पड़ता है। और एक तो उसको दबा के रखो, मतलब लोगों को उससे बचा के रखो, ये चुनौती है। दूसरा, उसमें करोड़ों रुपए लगते हैं 100 अलग। अब भारत ने क्या कर लिया, अब आप देखिए भारत क्या कर रहा है। अब आपको दिखाता हूं भारत क्या कर रहा है। भारत ने अब ये कर लिया कि उसने जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें यह स्थिति हासिल कर ली कि यहां से आपने डाला यूरेनियम, ठीक है, यहां चेन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसमें आगे की चीज क्या हो गई कि यूरेनियम अंदर गया, चेन रिएक्शन हुआ, एनर्जी तो निकला ही, लेकिन जो वेस्ट निकला उस वेस्ट में आपने क्या किया कि उस वेस्ट में आपने वेस्ट प्लस थोरियम कर दिया और आपने वेस्ट के साथ जो थोरियम मिला दिया, क्योंकि इस वेस्ट में भी यूरेनियम है, तो वेस्ट
प्लस थोरियम, यानी आपने फिर से उस चेन रिएक्शन को कर दिया। इसको बहुत सरल भाषा में अगर समझाने का प्रयास करूं तो जैसे आप गन्ने का रस निकालते हैं, आपने इधर से गन्ना डाला, एक बार उसका रस निकाला, दूसरी बार उसको बीच से तोड़ा, दूसरी बार यहां डाला, फिर तीसरी बार तोड़ा, यहां पे फिर डाला, फिर से चेन रिएक्शन कराया। अब इसमें आपका क्या हिसाब बैठा कि आपकी खुद से वहां पर जो है ना ईंधन बनता चला जा रहा है, आप रिएक्शन करते जा रहे हैं और थोरियम भारत के पास भर भर के है। आपका न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो कम होता जा रहा है क्योंकि वो तो बार बार इस्तेमाल होता जा रहा है, आपका खर्चा कम होता जा रहा है और आप इस पूरे चेन रिएक्शन में जो ऐसे चल रहा है उसमें आप अत्यधिक बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, अपना खर्चा बचा रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और ये काम जो स्क्रीन पर देखने पे गन्ने का जूस निकालने के उदाहरण के साथ बड़ा सिंपल लग रहा है, वो इतना मुश्किल है कि 40 साल भारत को लग गए और रूस के अलावा कोई दूसरा देश आज तक कर नहीं पाया था जो अब भारत ने किया। समझ गए ये कितनी कमाल की चीज है। भारत के इस नए रिएक्टर में 3 चरण होंगे। तीनों चरण को पूरा होने पर हम अपने यूरेनियम का इस्तेमाल एक ही रिएक्टर के अंदर लगातार कर पाएंगे और तो और जितना यूरेनियम हम लाएंगे उससे भी ज्यादा यूरेनियम की एनर्जी हमें मिलने लगेगी। मतलब आप जो देख रहे हैं उसमें भारत जो है वो लगातार एनर्जी बनाता चला जाएगा, जो अभी मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा था। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। आप भी सोच रहे होंगे कि थोरियम यूरेनियम को कैसे रिप्लेस कर देगा, यूरेनियम की तरह ही कैसे काम करने लगेगा, भारत की यूरेनियम पर निर्भरता कैसे खत्म हो जाएगी। यूरेनियम एक ज्यादा रेडियो एक्टिव मेटल है, थोरियम भी रेडियो एक्टिव है लेकिन उतना नहीं। जब रिएक्टर में यूरेनियम और थोरियम को साथ डाला जाएगा तो न्यूक्लियर रिएक्शन की एनर्जी से थोरियम यूरेनियम में बदल जाएगा, यानी कुल यूरेनियम की मात्रा बढ़ जाएगी। एक तरह से कहे तो भारत के लिए यह कमाल की चीज हो जाएगी। एक बदमाश बच्चे के साथ कम बदमाश बच्चे को अगर आप रख दें तो बदमाश बच्चे की हाई एनर्जी की वजह से कम बदमाश बच्चा भी ज्यादा जो है वो एक्टिव हो जाता है कई बार, उस तरह से भी आप कह सकते हैं। भारत की उपलब्धि इस मामले में भी बहुत बड़ी है क्योंकि आप ये भी देखिए कि अमेरिका, फ्रांस, जापान समेत दुनिया के कई विकसित देशों ने अपना अपना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोजेक्ट शुरू किया था और अपने प्रोजेक्ट पर पानी की तरफ पैसा बहाया लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अमेरिका ने 1,38,000 करोड़ रुपए फूंक डाले, जापान ने 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, ब्रिटेन ने 73,000 करोड़ रुपए बहा दिए, जर्मनी के 55,000 करोड़ रुपए बेकार चले गए, इटली को 46,000 करोड़ रुपए खर्च करके भी कुछ हाथ नहीं लगा, फ्रांस ने तो 9,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद ही हाथ खड़े कर दिए कि हमसे नहीं हो पाए। 6 बड़े बड़े देशों ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने में जितने पैसे खर्च कर दिए अगर कुल मिला दें तो वो 4,60,000 करोड़ रुपए बैठते और आज की डेट में भारत ने वो अचीव कर लिया। भारत की इस कामयाबी पर दुनिया भर के परमाणु विशेषज्ञ बधाई दे रहे हैं लेकिन पाकिस्तान को दौरे पड़ने शुरू हो गए। पाकिस्तान अलग लेवल के टेंशन में चला गया। पाकिस्तान के परमाणु सलाहकार जाहिर काज़मी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया कि इस रिएक्टर की सफलता से भारत को बड़ी मात्रा में हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का उत्पादन करने में मदद मिलेगी। भारत इस तकनीक से हर साल लगभग 300 प्लूटोनियम परमाणु बम बना सकता है। ये भाई अलग ही हैं। अरे भाई तुम बम खेलते रहो, हम अपना देश आगे ले जाने में लगे हुए। पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को बम के अलावा क्या ही सूझेगा, लेकिन भारत की इस कामयाबी पर आज हर भारतीय को गर्व करना चाहिए।